नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आज का दिन तमिलनाडु की सियासत में बड़े बदलाव का गवाह बन गया है। लगभग 50 सालों से यहां द्रमुक और अन्ना द्रमुक की बारी बारी से चली आ रही सत्ता की परंपरा टूटी है और गैर द्रविड़ पार्टी टीवीके की सरकार बनी है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, टीवीके के मुख्य नेता जो हैं मुख्यमंत्री बन चुके हैं, यानी विजय। 2024 में तमिलगा वेत्री कणगम यानी टीवीके को खड़ा करने वाले मशहूर अभिनेता और थलपति या दलपति के नाम से चर्चित जोसेफ विजय अब तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आज सुबह कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की खास मौजूदगी और अपने अन्य सहयोगी दलों के नेताओं के बीच विजय ने चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राहुल गांधी के साथ विजय जब मंच पर एक साथ नजर आए तो पब्लिक में अलग ही जोश दिखाई दिया। तमाम तरह की तस्वीरें आप लोगों के सामने हम रख रहे हैं। कांग्रेस ने इसका एक वीडियो भी शेयर किया, साझा किया है। आइए जरा इस वीडियो को देखिए, कांग्रेस ने जिसे साझा किया, देखिए जरा। सी जोसेफ विजय एनुम नान इस वीडियो को साझा करते हुए कांग्रेस ने लिखा है इसके साथ कि तमिलनाडु में एक नए अध्याय की शुरुआत। ऊपर अ न्यू चैप्टर बिगिंस इन तमिलनाडु। वाकई डीएमके या एआईडीएमके की जगह एक नई बनी पार्टी का सत्ता में आना नए चैप्टर के खुलने जैसा ही है। हालांकि इसमें कुछ पुराने किरदार भी हैं, यानी कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, वीसीके और आईयूएमएल जैसी पार्टियों ने तो विजय का साथ दिया ही है, क्योंकि उन्हें तमिलनाडु में न राष्ट्रपति शासन चाहिए था और न ही दोबारा चुनाव, और सबसे बढ़कर वो सांप्रदायिक राजनीति को हर हाल में रोकना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने विजय का साथ दिया। लेकिन इन दलों के अलावा जिस तरह टीवीके से हारी डीएमके ने भी, जी हां, टीवीके से डीएमके हारी है और उस डीएमके ने भी विजय की सरकार बन जाने की वकालत की। अब उसकी भी तारीफ हो रही है। खासकर एमके स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्री तमिलनाडु के एमके स्टालिन की तारीफ हो रही है कि उन्होंने जोड़ तोड़ करने की कोशिश के बजाय सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की सरकार बनने पर सहमति जताई। ये बात नरेंद्र मोदी को बहुत चुभ रही है, बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्होंने आज की इस बात के लिए कांग्रेस को कोसा है और उसने डीएमके से दोस्ती तोड़ ली है, यह भी कोसा है, यह भी बताया है नरेंद्र मोदी ने। लेकिन तमिलनाडु की सियासत बता रही है कि वक्त आने पर भाजपा को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन का दायरा और बढ़ सकता है। बहरहाल आज शपथ ग्रहण में विजय का सेल्फी लेना भी खासी चर्चा में रहा है। जरा इस वीडियो को देखिए जिसमें विजय सेल्फी ले रहे हैं, देखिए जरा। With the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. உங்க கூட செல்ஃபி, நம்ம கூட செல்ஃபி. तो मंच पर राहुल गांधी समेत बाकी नेताओं और नीचे बैठे दर्शकों के साथ विजय ने जिस तरह सेल्फी ली, वैसी सहजता भी अब राजनीति में गुम होती जा रही है। राहुल गांधी अक्सर जनता के बीच ऐसे ही खुश और सहज दिखते हैं और अब विजय भी उसी राह पर चल रहे हैं। वैसे आज विजय की पोशाक भी चर्चा में रही। आमतौर पर आप जानते हैं कि तमिलनाडु में नेता सफेद कुर्ते, शर्ट और धोती में नजर आते हैं। लुंगी जिसे कहते हैं, वहां पे धोती को लुंगी नुमा बांधकर, लपेटकर। लेकिन विजय ने सफेद शर्ट, ब्लेजर और काली पैंट पहनकर, आप देख रहे हैं तस्वीर,
नए शपथ ली है और नए मुख्यमंत्री विजय ने केवल पोशाक में ही बदलाव नहीं किया है, बल्कि उन्होंने तमिलनाडु की राजनीति में एक नए बदलाव की बात भी कही है। शपथ लेने के बाद अपने पहले भाषण में विजय ने कहा कि ये एक नई शुरुआत है। अब असली धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय का एक नया दौर शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं किसी शाही परिवार में पैदा नहीं हुआ हूं, मैं आप ही के बेटे, आप ही के भाई जैसा हूं, मैं आपका थंबी हूं, थंबी मतलब छोटा भाई हूं। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि गरीबी और भूख क्या होती है। विजय ने यह भी कहा कि मैं कोई फरिश्ता नहीं बल्कि एक आम इंसान हूं। आइए जरा सुनते हैं उनकी जुबानी, सुनिए। ஒரு சாதாரண அசிஸ்டன்ட் டைரக்டருக்கு பிறந்த ஒரு பிள்ளையா அப்படிதான் நான் உணர்றேன். நீங்களும் என்ன அப்படி நினைச்சதுனாலதான் சினிமாவில் எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இடத்த ஒண்ணு கொடுத்தீங்க. அதையெல்லாம் விட்டுட்டு உங்களுக்காக நன்றி கடன் செலுத்துறதுக்காக அரசியலுக்கு வந்த இந்த விஜய நீ வா விஜய், நாங்களா இருக்கோம், பாத்துக்கிறோம். விஜய் தம்பி நீ வா, நாங்க இருக்கோம். விஜய் தம்பி நீ வா, நாங்க இருக்கோம். அண்ணா நீ வாடா, நாங்களா இருக்கோம். நண்பா நீ வா நண்பா, நாங்களா இருக்கோம் சொல்லி அவ்வளவு அன்பா அவ்வளவு உறவா என்ன ஏத்துக்கிட்டீங்க. இந்த நேரத்தில் இதை நான் சொல்லணும். இந்த டிராவல்ல, இந்த ப்ராசஸ்ல எனக்கு எவ்வளவோ கஷ்டங்கள், எனக்கு எவ்வளவோ இந்த அவமானப்படுத்தினதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், எனக்காக கூட நின்ன உங்களுக்கும் அதே மாதிரி கஷ்டங்கள், அதே மாதிரி அவமானங்கள், அதையெல்லாம் நீங்க பெருசா எடுத்துக்காம, அதையெல்லாம் நீங்க பொருட்டாவே எடுத்துக்காம, என்னோட வலிகளை, என்னோட வேதனைகளை உங்களோட தான் நினைச்சு என் கூடவே நின்று இன்னைக்கு சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் அதை உண்மையாக்கி இருக்கிறீங்க. உண்மையிலே எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல. என்னுடைய உறவுகளே, என்னுடைய சொந்தங்களே, நான் ஒன்னும் தேவ தூதன்லாம் கிடையாது. நானும் ஒரு இயல்பான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ற ஒரு சாதாரணமான மனுஷன்தான். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அது செய்வேன் இது செய்வேன்னு பொய்யான வாக்குறுதிகள்லாம் கொடுத்தவங்கள நான் ஏமாத்த மாட்டேன். எது சாத்தியமோ அது மட்டும்தான் நான் செய்வேன். இம்மிடியட்டா உங்க மனசுல ஒரு கேள்வி ஒண்ணு வரலாம், அப்ப சாத்தியம் இல்லாததை செய்ய மாட்டாங்களா, செய்ய முடியாதா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி ஒண்ணு வரலாம். இத்தனை கோடி மக்கள் என் கூட இருக்கும் போது எது வந்தாலும் பார்த்துக்கலாம், என்ன வந்தாலும் பார்த்துக்கலாம். तो सुन रहे थे आप यहाँ जोश में, और हर एक बात पर खूब तालियां बज रही है। वहाँ की जनता काफ़ी जोश में है विजय को मुख्यमंत्री पद पर देखकर, और विजय की एक एक बात को सुनकर उनकी ऐसी हर एक बात पर खूब तालियां बजी। इससे जाहिर हुआ कि तमिलनाडु में इस बदलाव को जनता बहुत पसंद कर रही है। विपक्ष के लिए सबसे बड़ी राहत यही है कि तमिलनाडु बीजेपी के सत्ता हथियाने के खेल से बच गया, वरना जिस तरह गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर बार बार विजय को खाली हाथ लौटा रहे थे, उसके बाद संशय बढ़ रहा था कि क्या बीजेपी कोई नई चाल तैयार कर रही है। शनिवार शाम यानी कल शाम को कांग्रेस के अलावा माकपा, भाकपा, वीसीके और आईयूएमएल इन सब ने भी टीवीके के लिए समर्थन पत्र सौंप दिया और तय हो गया कि अब विजय मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसके बाद बिना समय गंवाए रविवार सुबह शपथ ग्रहण हो भी गया। ये जल्दबाजी करना लाजिमी भी था, क्योंकि बीजेपी का कुख्यात इतिहास रहा है कि वो सत्ता हथियाने के लिए विधायक तोड़कर सुबह 4 बजे भी शपथ ग्रहण करवा सकती है। बहरहाल अब तमिलनाडु में विजय की सरकार है, जिसमें कांग्रेस भी भागीदार है।
राहुल गांधी ने कर्नाटक, तेलंगाना और केरल के बाद अब तमिलनाडु में भी कांग्रेस के पैर जमा दिए हैं और इसके साथ ही दक्षिण की राजनीति की नई इबारत लिखना भी शुरू कर दिया है। 2029 के चुनाव में इसका असर स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा, साफ साफ दिखाई देगा। यहां की दक्षिण की 131 सीटें हैं टोटल, जिसमें तमिलनाडु में 39 सीट, कर्नाटक में 28 सीट 28, आंध्र प्रदेश में 25, केरल में 20, तेलंगाना में 17, पुदुचेरी में 1, लक्षद्वीप में 1। इन सब में बढ़त बनाने में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल कामयाब रहेंगे, ऐसा यहां दिखाई देता है। अगर परिसीमन का खिलवाड़ न हुआ तो बीजेपी को फिर दक्षिण भारत में निराशा हाथ लग सकती है और यहीं पर परेशानी में नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि 131 सीटें और इन 131 सीटों में अगर बीजेपी पिछड़ जाती है, एक बार दोबारा आपके सामने रखता हूं, तमिलनाडु में 39 सीट आज की तारीख में, आप ये देखिए 39, कुल 131 सीटें, तमिलनाडु में 39 39 सीटें, कर्नाटक में 28, आंध्र प्रदेश में 25, केरल में 20, तेलंगाना में 17, पुदुचेरी में 1 और लक्षद्वीप में 1, ये कुल 131 सीटें। यहाँ पर निगाहें नरेंद्र मोदी की भी टिकी हुई हैं और निगाहें यहाँ कांग्रेस पार्टी की भी टिकी हुई हैं और यहीं से जो खेला है उसकी शुरुआत होती है। देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें और पुदुचेरी में 1 सीट, यही दो राज्य ऐसे हैं, यानी 26 सीटें, 131 में से 26 सीटों वाले ये दो राज्य जिसमें आज की तारीख में एनडीए की सरकार है। लेकिन क्या पता आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू क्या 2029 तक नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे? अगर 2029 तक नरेंद्र मोदी के साथ रहते हैं तो फिर बात कुछ और होगी और अगर साथ नहीं रहते हैं तो फिर क्या होगा, एक बड़ा सवाल यहां पैदा होता है। इसलिए इन 131 सीटों पर नरेंद्र मोदी की निगाहें जैसे टिकी हुई हैं वैसे इंडिया गठबंधन की निगाहें भी टिकी हुई हैं और यहीं से खेल की शुरुआत होती है। उत्तर भारत में जो खेला जितना करना था वो हो चुका है और जिस ढंग से विपक्षी दल अब एकजुट हो रहे हैं चुनाव आयोग की चुनाव में चोरी, वोट चोरी और धांधलियों के खिलाफ एकजुटता अगर और बढ़ गई और जैसे जैसे ये चुनाव नजदीक आएंगे, क्योंकि अगले साल अब 7 राज्यों में चुनाव हैं, 2027 में 7 राज्यों में चुनाव है, जिसमें पहले पड़ाव में 5 राज्य हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, गोवा है और मणिपुर है। ये 5 राज्य पहले पड़ाव में, इसके बाद सेकेंड पड़ाव यानी साल के आखिर में 2 और राज्य हैं, जिसमें एक गुजरात है और दूसरा हिमाचल प्रदेश है। इस ढंग से अगले साल 2027 में 7 राज्यों में चुनाव होने हैं, इसके बाद 2028 में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और उसके बाद फिर बारी आएगी 2029 की, यानी अभी इंतजार है 3 साल का। लेकिन इन 3 वर्षों में, 3 सालों में क्या नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग के दम पर जितना चुनाव जीत पाए हैं उस चुनाव को जीत पाने में सक्षम होंगे? एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्योंकि जितने भी चुनाव लगातार हो रहे हैं उसमें धांधलियों के जितने नमूने सामने आ रहे हैं, प्रूफ सामने आ रहे हैं, राहुल गांधी ने कुछ प्रमाण ऑलरेडी दे रखे हैं, उनसे साफ समझ में आता है। और प्रूफ क्या, जिसको चुनाव आयोग ने अपना ऑब्जर्वर, मुख्य ऑब्जर्वर बनाया था पश्चिम बंगाल में, सुब्रत गुप्ता को अपना जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर अपना मुख्य चुनावी ऑब्जर्वर बना के भेजा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, उसको पहले ही दिन अगर शुभेंदु अधिकारी का अगर उन सलाहकार बना दिया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि कैसे किस हद तक खेला हो रहा है। और यही ऑब्जर्वर साहब थे मुख्य रूप से एसआईआर में नाम काटने वालों के लिस्ट लेकर कि कहां कहां, भवानीपुर में कितने हैं, कितने से ममता बनर्जी हार सकती हैं, चलो 52,000 लोगों के नाम काट दो। इस ढंग से करेंगे तब तो होगा ही, तब तो फिर सत्ता पक्ष जो है उसकी जीत होगी और विपक्ष की हार होगी, ये तय मानिए। लेकिन क्या विपक्ष यहां पर इन चीजों पर लगाम लगाने में कामयाब होगा? क्योंकि अगर विपक्ष ये सोचता है कि सुप्रीम कोर्ट से उसे मदद मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट से मदद नहीं मिलने वाली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दूसरे ढंग से चलता है। सुप्रीम कोर्ट में नियम कायदे की बात होती है। जो आप सड़क की लड़ाई है, सड़क की लड़ाई को अगर आप ले जाना चाहते हैं कोर्ट में तो फिर वहां कोर्ट की लड़ाई लड़िए, सड़क की लड़ाई नहीं लड़ सकते। और अगर आप चुनाव की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो आपको सड़क पे उतरना होगा, आपको सड़क पे ही चुनौती पेश करनी होगी बीजेपी को और बीजेपी की बी टीम चुनाव आयोग को, दोनों को सड़क पे चुनौती पेश करनी होगी। और इसके लिए आपको जनता का साथ चाहिए जिसके नाम काटे गए। क्या इस लड़ाई के लिए विपक्ष तैयार है?
और इन सब के बीच जो परिसीमन का खेल होना अभी बाकी है, उस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। तो साफ यहां दिखाई दे रहा है कि बीजेपी को फिर दक्षिण भारत से निराशा हाथ लग सकती है अगर यह सब नहीं हो पाया। आइए आज चर्चा करते हैं, क्या विजय और राहुल ने मिलकर बीजेपी को बड़ी मात दे दी है? और इन सब के बीच एक बड़ा सवाल कि आगे की तस्वीर क्या बनने जा रही है। चलिए शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनके साथ देखिए 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सभी का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। स्वामी जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूँ, कैसे देखा जाए नए घटनाक्रम को, कैसे देखते हैं आप? देखिए राजीव जी, मैं तो इस घटनाक्रम को इतना बड़ा घटनाक्रम मानता हूं, जो लोग इसको कम करके आंक रहे हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन है। पहली बार राजीव जी ये देखिए, विजय ने बड़ी गर्व से कहा जोसेफ, और पूरे सभागार में जो एक उत्साहपूर्वक नारा लगा, क्या ये नारा लगते हुए आपने बंगाल में देखा? क्या जब बिहार के अंदर सरकार बनी थी ऐसा नारा और ऐसी ध्वनि उठती हुई आपने देखी? इसका मतलब यह है वहां जो जनमत है उसे इको कर रहा है, वहां पे करतल ध्वनि से जिस प्रकार से विजय का स्वागत हुआ, ये कल्पना करना, जहां भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति इस बात की है, जब वो लिंगडोह को कहते थे कि लिंगडोह का पूरा नाम लेके कि वो क्रिश्चियन है, उस देश में जहां 6% पॉपुलेशन क्रिश्चियन की है, वहां एक क्रिश्चियन के बनने पे पूरा का पूरा सभागार बिल्कुल उत्साह में भर जाता है। नंबर 1। नंबर 2, देखिए राजीव जी, दक्षिण का और उत्तर का थोड़ा सा कंपैरिजन कर लीजिए। विजय ने क्या कहा? विजय ने पहले चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 3 फाइलों पे दस्तखत किए, और तीनों चीज इतना हृदय को छूने वाले हैं। उन्होंने कहा 200 यूनिट तक बिजली फ्री, फिर उन्होंने कहा महिलाओं के उत्पीड़न से बचने के लिए विशेष दस्ते बनाए जाएंगे, और तीसरा जो सबसे बड़ा मामला है आज हिंदुस्तान के अंदर, हमारी युवा पीढ़ी ड्रग्स में उलझ के रह गई है, उनके लिए स्पेशल स्क्वाड बनाए जाएंगे। और जब विजय ने कहा मेरे पिताजी असिस्टेंट डायरेक्टर थे, मैंने गरीबी देखी है, मैंने भूख देखी है, और ये गरीबी भूख देखने वाला व्यक्ति जिस प्रकार से पहले दिन उसने निर्णय लिए, और जो इक्वेशन है राहुल गांधी की और विजय की, और एक चीज और जिसको पढ़ने की आवश्यकता है, बिहार के अंदर राजीव जी आपको पता होगा 2 दिन पहले जो आंदोलन हुआ था बिहार के अंदर युवाओं का, उसमें 3000 बच्चों को चिन्हित किया गया है, और वहां जो स्टूडेंट लीडर्स हैं 4 स्टूडेंट लीडर को रस्से से बांध के गाड़ी के अंदर फेंका जा रहा है। और आज फिर पटना के अंदर सूचना मिली है कि वहां पे बच्चे सड़क पे हैं। मुझे याद आ रहा 1974-76 का जयप्रकाश का आंदोलन, और यही बिहार था जिसने उस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। और तमिलनाडु के अंदर जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं, और एक चीज और, अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को क्रिश्चियन और मुसलमानों से भिड़ाती थी। ये इतना बड़ा फिनोमेना मुझे लगता है, हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब के बिना परमिशन के तो मोदी जी कोई काम नहीं करते। विजय को ज्यादा छेड़खानी करने की कोशिश की तो ये नहीं भूलना होगा कि वो क्रिश्चियन है, बाकी विश्व में तो आपका कोई मित्र रहा नहीं, सारी जगह आपने दुश्मनी बना ली है। और ट्रंप अगर विजय को ज्यादा छेड़खानी आपने की, क्योंकि भारत की तमिलनाडु की पढ़ी लिखी जनता ने ये दिखा दिया है, उनको इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि जो मुख्यमंत्री की सीट पे बैठने वाला आदमी है वो किस जाति का है और किस धर्म का है, केवल यह है कि गरीबों के शुभ की बात वो सोचे। तो ये भी एक बहुत बड़ा एंगल है। अच्छा, इसके बाद देखिए बंगाल के अंदर क्या हो रहा है, तोड़ फोड़ हो रही है, बुलडोजर की आवाजें गरज रही हैं, तोड़ो फोड़ो। आपने तमिलनाडु और केरला में आवाज सुनी क्या? क्या टीवीके के लोगों ने डीएमके एडीएमके के दफ्तर जलाए क्या? क्या उनके बोर्ड को तोड़ा क्या? क्या लोगों को लुहान होते हुए आपने देखा क्या? एक आग नहीं उठी, एक कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, कहीं कोई फसाद नहीं हुआ, कहीं दबाव नहीं बनाया गया डीएमके और एडीएमके के कार्यकर्ताओं में कि आप शिफ्ट करके टीवीके की तरफ आ जाइए। लेकिन ये आप देख रहे हैं बंगाल के अंदर क्या। अच्छा, बंगाल के अंदर एक चीज और देखिए राजीव जी, कल तक जब ममता बनर्जी ये कहती थी कि जय श्री राम का नारा मत लगाओ, क्योंकि ये देश जो है इसमें जय मां दुर्गा कहने वाले लोग भी हैं, इसके अंदर बाकी संप्रदाय और जाति के लोग भी हैं, अपने आदिवासियों की अलग अपनी परंपराएं हैं,
दलित जो अम्बेडकरवादी हैं वो अलग प्रकार की उनकी परंपराएं हैं, तो ठोपो मत। और आज शुभेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद पहली बात ये कह रहे हैं जी जय श्री राम का उद्घोष अब नहीं होगा। क्या उनको हिंदू विरोधी माना जाए? क्या शुभेंदु अधिकारी को फिर आपने जैसे बताया कि जो एसआईआर का पुनर्निरीक्षण कर रहे थे वो एक उनको बड़ी पोस्ट दे दी गई, और जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त साहब हैं उनको एक पोस्ट दे दी गई, और उसके बाद जो ट्राइब्यूनल के चेयरमैन थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्होंने जो नाम क्लियर किए थे उसमें भी केवल 70% को वोटर लिस्ट में डाला गया और उनकी संस्तुति के बावजूद उनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं। देखिए ये है संस्कार। और दूसरी बात यह है, अभी तक तो स्टालिन से भी अपेक्षा नहीं होती थी, एडीएमके के लोगों से भी अपेक्षा नहीं होती थी। ये लोग हो सकता है बाएं दाएं हो जाए, लेकिन चरित्र देखिए आप राजीव जी, चरित्र देखिए उस बालक का। मैं तो देखिए मुरीद हो गया हूं विजय का, उसका चरित्र देखिए। ऐसे समय में अगर कोई दूसरा आदमी होता, भारतीय जनता पार्टी जब ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की बात कर रही है, उनके खिलाफ एफआईआर लिखाई जा रही है, इसके बावजूद वो अपने सिद्धांतों से डिगा नहीं। उसने कहा मैं राहुल गांधी को, पूरा हिंदुस्तान नॉर्थ इंडिया ने कितना भी कमजोर कर दिया हो, मैं राहुल गांधी के साथ खड़ा हूं। और जिस प्रकार से उसने सेल्फी ली है चारों तरफ घूम घूम के, और जिस प्रकार से वहां पे उत्साहपूर्वक नारे लग रहे हैं, ये मैं देख रहा हूं। एक प्रकार से तमिलनाडु ने ये कह दिया है कि पूरे भारतवर्ष को एक शरीफ भारत बनना होगा, वही पुराना भारत बनना होगा जो महात्मा गांधी चाहते थे। और मैं इस युवा व्यक्ति को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मिशन में आगे बढ़ें और हम भारतीय एक हैं, 145 करोड़ लोग एक हैं। और मुझे इस बात का गर्व है कि जैसे ए आर अंतुले एक बार चीफ मिनिस्टर बने थे महाराष्ट्र में, एक क्रिश्चियन युवा को अगर तमिलनाडु के लोगों ने वहां पे चीफ मिनिस्टर बनाया, वहां के हिंदुओं की। और एक चीज और राजीव जी समझ लीजिएगा, जितने इसमें इनके लोग जीते हैं उसमें 5 लोग ऐसे हैं जो आईआईटी के पढ़े हुए हैं, 2-3 दर्जन लोग ऐसे हैं जो पीएचडी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आईआईटी में नहीं पढ़े लेकिन इंजीनियर्स हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं। 10वीं और 12वीं पास लोग हार्डली 12 या 13 हैं। कोई एंटायर पॉलिटिकल साइंस का एमए नहीं है, सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, और सब वो लोग हैं जो विजय के नाम पे जीते हैं। मैं इस बालक को शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं, और मैं ये कहता हूं इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को मिलाओ, सेकुलरिज्म का झंडा बुलंद करो, और ये जो कम्युनल फोर्सेज हैं इनको हटाने में तमिलनाडु की नेतृत्व को हम लोग स्वीकार करने के लिए उत्तर भारत के लोग तैयार हैं। जी जी बिल्कुल। अभी आप बता रहे थे, मैं आपको बताता हूँ, आप तमाम साथियों हो सकता है आप लोगों को पता होगा, 107 टोटल 108 सीटें जीत के आए विजय, जिसमें से 2 सीटों पे खुद थे, एक से आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 107 सीटें हैं, इसमें 22 इंजीनियर हैं। अभी बता रहे थे स्वामी जी, 22 इंजीनियर हैं, 18 वकील हैं, 13 पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 12 ग्रेजुएट हैं, 8 एमबीबीएस डॉक्टर हैं, 6 पीएचडी होल्डर हैं, 5 आईआईटीएन हैं, और 16 ने 12वीं तक की पढ़ाई की है। 16 ने 12वीं तक की पढ़ाई की है। ये है इनका, ये पूरा का पूरा पढ़े लिखे लोगों की टोली कह लें तो। प्रशांत जी आपके पास जल्दी से आना चाहता हूँ, फिर प्रेम कुमार जी आपके पास आता हूँ। प्रशांत जी, ये अच्छा लगता है सुन के कि इंजीनियर, डॉक्टर, पीएचडी होल्डर, वकील, पोस्ट ग्रेजुएट, एमबीबीएस, ये सारे आईआईटीएन सब हैं, भरपूर है। और अभी देख ली आपने क्या हंगामा, मतलब खुशी की लहर जैसे ही। और शायद राजेंद्र अर्लेकर साहब थर-थर कांप रहे होंगे कि किसको रोक रहा था मैं पिछले 3 दिनों से, बार बार आ रहा है, भेज रहा हूं, जबकि उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। रोके जा रहे हैं, ये हालत थी। इस घटनाक्रम को कैसे आप देखते हैं? ये छोटी मोटी, जैसे स्वामी जी ने भी कहा कि छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है, और आज के दौर की। हो सकता है आज से 2014 से पहले की घटना अगर होती तो हम इतनी चर्चा नहीं कर रहे होते, लेकिन 2014 की बाद की घटना है जहां चुनाव छीने जाते हैं। और ये शायद मैं सही, आप लोग भी मेरे इस शब्द से आप लोग इत्तेफाक रखते होंगे कि जहां चुनाव छीने जा रहे हों, जहां वोटों की चोरी हो रही हो, जहां चुनाव में धांधलियां हो रही हों, वहां पर विजय जैसा सीएम बन के आना, और उस मंच पे राहुल गांधी का, भले 5 विधायक हों, राहुल गांधी का उस मंच पे साथ होना, और विजय और राहुल गांधी का हाथ उठाकर अभिवादन करना, इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं प्रशांत जी? देखिए,
अभी आपने बताया कि कितने डॉक्टर्स, कितने पीएचडी, कितने इंजीनियर्स विजय की पार्टी में हैं, और 2 मुख्यमंत्री वहाँ भी बन रहे हैं बीजेपी के। वो दोनों वॉशिंग मशीन से निकले हुए लोग हैं, ईडी सीबीआई के केस छुड़वाए हुए लोग हैं। मैं उनके बारे में तुलना करूंगा सेकंड पार्ट में अपने। लेकिन विजय, देखिए, ये टर्निंग पॉइंट है दक्षिण भारत की राजनीति में और भारत की राजनीति में भी। और जिस तरीके से विजय का शपथ ग्रहण है, बिल्कुल फिल्मी, जैसे फिल्मों में होता है कि आखिरी सीन में विलेन के साथ मारपीट होती है, उसके बाद हीरो निकलता है, और बिल्कुल फिल्मी अंदाज, जिस तरीके से सस्पेंस बना हुआ था बिल्कुल, कि वो 5 बार 4 बार गवर्नर लेकर ने उनको बुलाया, आधार कार्ड नहीं मांगा, बाकी सब कुछ कर लिया। तो उसके बाद विजय का शपथ ग्रहण और जिस तरीके से विजय की राजनीति है जो अब आए हैं, वो बता रहा है कि कुछ नया भारत की राजनीति में होने वाला है, इसकी शुरुआत हो रही है। पहली बार जेन जी का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन रहा है, जेन जी के सपोर्ट से, और ये एक बड़ा परिवर्तन भारत की राजनीति में लाएगा जिसकी ज़रूरत है। और नॉन कन्वेंशनल, जो आपने अभी बताया कि वो पैंट शर्ट में है, और राहुल गांधी भी टी शर्ट और पैंट में होते हैं, जिसकी बहुत आलोचना भी होती है उसकी। तो ये नया जनरेशन आ रहा है राजनीति में, इसको कहते हैं कि घाघ और खाटी जो नेता होते थे, वो घाघ और खाटी नेता, 5 अंगूठियां पहने हुए और वो सोने की चेन वाले, वो जो खाटी नेताओं का जो युग है, वो लगता है कि जाना चाहिए उसको, वो उसकी विदाई हो रही है और नया युग जो है वो शुरू हो रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है, राहत की बात है। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में एक बात और ख़ास बात है, हम पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं कि किस तरह विरोधियों के जो है वो दफ्तर जलाए जा रहे हैं, मारपीटें हो रही हैं, बुलडोजर चल रहे हैं, आग जल रही है, मारपीटें हो रही, हत्याएं हो रही हैं। तमिलनाडु में देखिए, स्टालिन ने भी सरकार बहुत अच्छी चलाई, उसको हम ये नहीं कह सकते इनकी जीत को विजय की कि वो एंटी इनकम्बेंसी है ना, उनकी सरकार बहुत अच्छी चली। क्या क्या योजनाएं हैं, उसको अगर आप ऑब्जेक्टिवली आप देखें, स्टालिन बहुत डेमोक्रेटिक ढंग से चला रहे सरकार, पब्लिक का पार्टिसिपेशन था, वो युवाओं का एक जो आकर्षण था, वो विजय को उसका फायदा मिला है। कम होता है राजीव जी, आप देखिए कि स्टालिन चुनाव हारने के अगले दिन अपनी कंस्टिट्यूंसी में भी गए, जिस सीट ने उनको चुनाव हरा दिया वहां वो गए लोगों के पास। तो ये तमिलनाडु की राजनीति की विशेषता है, और विजय उसका जो है वो ब्रांड एम्बेसडर है। और सबसे बड़ी बात कि देखिए, जो सामाजिक न्याय की राजनीति है, सेकुलरिज्म की राजनीति है, और खासकर संघीय ढांचे की, जिसका विक्टिम रहा है दक्षिण भारत, वो राजनीति जो है अब हमको कि और उसमें अग्रेशन होगा। तो विजय से उम्मीद है कि बहुत अग्रेसिव ढंग से वो दक्षिण भारत के मुद्दे और खासकर संघीय मुद्दे, क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी की सरकार चल रही है, वो दक्षिण भारत के या राज्यों के हक छीन कर अपना काम चलाते हैं। मुझको लगता है कि विजय उसको बहुत अग्रेसिव ढंग से लेंगे, और एक परिवर्तन और हमको देखने को मिलेगा कि अभी वहाँ के विपक्ष में भी काफ़ी कुछ होना है। अब विजय क्या वो करेंगे, क्योंकि उनकी एक नई पार्टी है, उसकी नई वैल्यूज़ हैं, तो क्या AIADMK के जो खाटी नेता हैं, जो उनको अपनी पार्टी में शामिल करेंगे संख्या बढ़ाने के लिए, ये हम देखेंगे। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में काफ़ी कुछ होना अभी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तमिलनाडु की राजनीति में भी बहुत कुछ होना बाकी है। और इसके बाद क्या यहाँ से AIADMK, सबकी निगाहें ज़्यादातर AIADMK के ऊपर है। AIADMK को इतना तो आभास हो गया है कि बीजेपी के साथ जाकर अच्छा नहीं हुआ और अच्छा नहीं किया, ये साफ। प्रेम कुमार जी, आपके पास आना चाहता हूँ।
ज़रा आपसे भी समझना चाहता हूं प्रेम कुमार जी कि कैसे देखते हैं इस घटनाक्रम को आप, तमिलनाडु के इस घटनाक्रम को, पहली बात। दूसरी बात, क्या आपको लगता है कि यहाँ से तमिलनाडु की सियासत में और बदलाव हम लोग देखने वाले हैं? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, आ रही है आवाज। आवाज आ रही है? जी आ रही है। कोई दूसरी आवाज भी गूंज रही है, मैं ठीक कर लेता हूँ। कोई ठीक है, चलिए आप थोड़ा ठीक कीजिए, तब तक अमलेंदु जी आपके पास आ रहा हूं। अमलेंदु जी, कैसे इस बदलाव को देखते हैं आप, कैसे देखते हैं इस बदलाव को, और आगे क्या कुछ दिखाई देता है, जिसकी तरफ हम लोग बार बार इशारा कर भी रहे हैं, आगे क्या कुछ दिखाई देता है अमलेंदु जी की क्या यहां से, क्योंकि 131 सीटें, ये बात हम ना भूलें जो शुरुआत में मैं कह रहा था, 131 सीटें हैं, निगाहें तो टिकी होंगी। अगर डिलिमिटेशन नहीं कर पाए, जिस बिल को लेके आए थे, पास नहीं करवा पाए, अगर 2029 तक नहीं करवा पाते हैं तो परिस्थितियां यही रहेंगी जो आज की तारीख में है। और ऐसे में 131 सीटों पर निगाहें तो टिकी हुई हैं, आगे क्या दिखाई देता है? अनम्यूट कीजिए। जी राजीव जी, दक्षिण की राजनीति भी काफी कुछ बदलती हुई दिखाई पड़ रही है, और खासतौर से जिस तरीके से विजय का उदय हुआ है, इसके बाद फिर और परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई पड़ रही हैं, और संदेशों का आदान प्रदान भी खूब शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री ने आज ही जो था वो बहुत तारीफ की स्टालिन की, और स्टालिन ने भी उनको बहुत अच्छा धन्यवाद जो है वही ट्विटर पे दे दिया है। तो नई नई चीजें हो रही हैं, लेकिन आज जिस उत्साह के साथ राजीव जी विजय और राहुल गांधी का जो केमिस्ट्री दिखाई पड़ी, ये काफी कुछ आने वाले दिनों के संकेत दे रही है। सबसे बड़ी बात राजीव जी ये है कि जो द्रविड़ राजनीति में ही 59 साल से तमिलनाडु था, उससे बाहर निकल कर आया है, तो इसके कुछ आने वाले दिनों में क्या परिणाम हो ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से काम शुरू किया है नई सरकार ने, तो ये काफी कुछ संकेत देते हैं। दूसरा राजीव जी, विजय के ऊपर ये दबाव निश्चित तौर पे होगा कि वो जो वायदे करके आए हैं उन वायदों को करके दिखाएं, और कांग्रेस के लिए भी ये होगा कि उन्होंने जिस तरीके से समर्थन दिया है, तो वो नई सरकार जो है उसके ऊपर ये दबाव बनाकर रखें कि आपने जो वायदे किए हैं उनको आप पूरा करें। चूंकि यहाँ राजीव जी विजय के साथ सिर्फ विजय नहीं, कांग्रेस का भी जो है वो स्टेक है, और कांग्रेस की भी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है विजय के साथ में, तमिलनाडु की राजनीति में खास तौर से। डीएमके में तो सरकार में शामिल थी नहीं कांग्रेस, तो इसलिए डीएमके में जो स्टालिन करते थे वो उनका मामला था। लेकिन यहाँ आप चूंकि आपने समर्थन दिया है इस तरीके से, और एक पुराना गठबंधन तोड़ कर दिया है, तो काफी कुछ आपके ऊपर भी जिम्मेदारियां आएंगी। तो अब नए समीकरण बनते हुए राजीव जी हमको दिखाई भी दे सकते हैं, लेकिन ये एक शुभ संकेत है। अब राजीव जी, अगर जो सवाल है कि डिलिमिटेशन क्या अगर नहीं हो पाता है, और चूंकि अभी पास नहीं हो पाया संसद में, तो अगर ये परिस्थितियां होंगी तो अब देखना होगा राजीव जी कि अब जो बधाइयों का संदेश चल रहा है, क्या सिवाय डिलिमिटेशन पास होने में कुछ मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी 2/3 बहुमत की, अब ये भी देखना होगा। तो अगर राजीव जी ऐसा होता है, तो अब तक जो अभी तक जो थे लाठियां भांज रहे थे डिलिमिटेशन के खिलाफ सारे राज्यों को इकट्ठा करते हुए, तो उनका भी अब देखना पड़ेगा कि संसद के अंदर क्या रुख रहता है। तो बहुत कुछ चीजें हमको बदलती हुई दिखाई पड़ सकती हैं। बहरहाल सबको अपनी अपनी राजनीति तय करने का अधिकार है, क्या कौन किस तरीके से तय करता है। लेकिन ये राजीव जी भारतीय जनता पार्टी को एक निश्चित तौर पर बड़ा सेटबैक है कि उसके जो प्लानिंग थी वो तमिलनाडु में कामयाब नहीं हो पाई। और जाहिर है राजीव जी की प्रधानमंत्री, जहां आप देखिए बंगाल में चुनाव खत्म हो गया तो प्रधानमंत्री बंगाल छोड़ चुके, पहुंच गए अब तेलंगाना, वहां जा रहे हैं, तो वहां से तेलंगाना से बाहर कर रहे हैं, मतलब ये उनका अपना कार्यक्रम जारी है। तो ये बहुत संभलकर नई सरकार जो उसको चलने की भी आवश्यकता होगी, क्या क्या चीजें की जाएंगी। अभी भी चूंकि AIADMK का बीजेपी के साथ है मामला, और केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो बहुत कुछ चीजें अभी भी की जा सकती हैं। तो ये आने वाला समय बताएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन इतना जरूर तय है कि राजीव जी की अब दक्षिण की राजनीति में काफी कुछ बदलाव होता हुआ हमको दिखाई पड़ेगा, और खास तौर से तमिलनाडु जो है, जो अभी तक एक तरीके से राजीव जी जो देश की राजनीति होती थी उससे थोड़ा सा कटा हुआ सा दिखाई पड़ता था। लेकिन हमको आशा करनी चाहिए कि अब वो देश की राजनीति में उस तरीके से दिखाई देगा जिस तरीके से यूपी बिहार और सब दिखाई पड़ते हैं। आने वाला आप समय बताएगा कि कौन किस तरीके से दिखाई पड़ता है। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी को एक बड़ी मात मिली है, और तमिलनाडु में जो नई सरकार बनी है उसके सामने बहुत कुछ करके दिखाने का, और सबसे बड़ी बात यह कि 59 साल के बाद आप राज्य को जिस द्रविड़ राजनीति से बाहर निकाल कर लाए हैं, उसको भी आपको साबित करना है कि उससे बाहर निकलकर भी काम किया जा सकता है, और अच्छा काम किया जा सकता है।
तो ये मुझे लगता है राजीव जी एक बड़ी चुनौती जो होगी कि फिर आप उसी राजनीति मतलब राज्य को उसी राजनीति में ना धकेल लें। तो अब ये देखना होगा कि कांग्रेस और विजय की सरकार मिलकर किस तरीके से काम करती है। दूसरा राजीव जी, कांग्रेस को वहां अपना विस्तार करने के लिए बहुत एक तरीके से कहा जाए कि अच्छा मौका मिल रहा है, और कामराज जो थे वहाँ जो मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के, उनको काफ़ी कुछ याद किया जाता है तमिलनाडु को आगे ले जाने के लिए। तो उसके बाद अब कांग्रेस जो है वहाँ अपना किस तरीके से विस्तार करती है, ये अब कांग्रेस को देखना होगा। पिछलग्गू बनकर ही अगर आप तमिलनाडु में राजनीति करते रहते जैसे अब तक करते रहते थे, कभी डीएमके के पीछे, कभी एआईएडीएमके के पीछे, उससे बाहर निकलने का भी एक अवसर आपको मिला है। तो आपको अपने को वहाँ साबित करना होगा। तो साबित करने के लिए नया प्लेटफॉर्म आपको एक मिल गया है। और जैसा कि आपने कहा कि दक्षिण से अब जो चुनौती एक मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को, और अगर डीलिमिटेशन नहीं हो पाता है तो राजीव जी उस स्थिति में तमिलनाडु की और पूरे दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण और उत्तर को बांटने की जो कोशिशें की थी उसमें वो कामयाब होते हुए नजर भी आए थे, और एक माहौल जो है वो उत्तर बनाम दक्षिण का उन्होंने बनाने की कोशिश की, वो बनाया भी था। लेकिन अब देखना ये है कि वो उसमें जो सफलता उनको मिली थी उसका लाभ उनको मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, ये अब देखना होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये फायदा हो पाता है या नहीं हो पाता है ये देखना होगा आने वाले वक्त में। नरेंद्र मोदी के लिए भी ये एक चुनौती है, चुनौती इधर इंडिया गठबंधन के लिए भी है, और इंडिया गठबंधन आगे कैसे काम करता है ये भी देखना होगा। लेकिन आना चाहता हूँ प्रेम कुमार जी, आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। जी प्रेम कुमार जी, सवाल वही, दक्षिण भारत कैसे देखते हैं आप, और आज के घटनाक्रम के बाद और भी, और यहाँ पर कैसे आप देखते हैं आने वाले समय में दक्षिण भारत को और खासकर तमिलनाडु की राजनीति को कैसे देखा जाए? जी, इसको 2-3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला एक काल्पनिक प्रश्न करते हैं राजीव जी के, अगर ऐसा नहीं होता तमिलनाडु में जैसा हुआ है, इसका मतलब है कि अगर वो वहाँ बीजेपी या उसके मूड वाला या उसके सहयोग वाला या उसका जंतर मंतर जादू टोना वाली सरकार अगर बन जाती तो क्या होता। पश्चिम बंगाल में जो हुआ है उसका जिस तरह से उन्माद फैलाया जा रहा है, वैचारिक उन्माद, जमीनी उन्माद, हिंसक उन्माद, वो दरअसल इस घटना ने तमिलनाडु की में जो कुछ हुआ है को मैं समझाऊंगा कि क्या जो कुछ हुआ है, क्यों बोल रहा हूँ। तो वो बैलेंसिंग फैक्टर बन करके खड़ा हुआ है, और एक ऐसा बैलेंसिंग फैक्टर जो हिंदुस्तान को गलत रास्ते में जाने से रोक सकता है, रोकेगा। ये तमिलनाडु का महत्व है। अब तमिलनाडु का महत्व, इसी चीज को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कि देखिए, जो ऐलान विजय ने किया कि दिस इज अ बिगनिंग, एन एरा ऑफ न्यू एरा ऑफ सेकुलरिज्म एंड सोशल जस्टिस, जी प्रिंसिपली एक बहुत बड़ा ऐलान है। इसी ऐलान का अभाव तो आम आदमी पार्टी में दिखता है। क्या आम आदमी पार्टी ने कभी ऐसा ऐलान किया कि वो सेकुलरिज्म का नया एरा लाएंगे, कि वो सामाजिक न्याय का नया एरा लाएंगे? ये बहुत बड़ा फर्क है। मैं आम आदमी पार्टी का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि वो एक नवोदित पार्टी है और उसका हश्र भी हम लोग देख रहे हैं। लेकिन ये नवोदित पार्टी उस हश्र को नहीं जाएगी, उसकी बुनियाद वैचारिक रूप से मजबूत है, वो दिख रहा है। इसके अलावा एक और मजबूत बात ये दिख रही है कि इंडिया गठबंधन में एक जबरदस्त मैच्योरिटी का विकास हुआ है दक्षिण भारत से। उत्तर भारत के इंडिया गठबंधन के घटक दल सीख सकते हैं कि वो सीखें कि वो बयानबाजी नहीं चलेगा कि हम ऐसे हैं जो संकट में किसी का साथ नहीं छोड़ते हैं, ये बोल करके नहीं चलेगा। आपको डीएमके से सीखना पड़ेगा। वो डीएमके जब विजय थलपति को बहुमत नहीं मिल पा रहा था तो AIUML जाकर स्टालिन से मिलता है, या VCK स्टालिन से मिलता है, और उसके बाद जाकर के विजय थलपति को समर्थन देता है। इसके मायने हैं, और इसके मायने स्पष्ट हैं कि डीएमके का वो कमिटमेंट बरकरार है कि हम दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी के जो विभाजनकारी पॉलिटिक्स है
जो कि हाल में उसने परिसीमन पर देखा है। डीएमके ने जबरदस्त फाइट की थी परिसीमन के सवाल पर, महिला आरक्षण के साथ में जो बात आई, तो उस चीज को उन्होंने स्ट्रांग किया। तो इससे ये चीज निकलकर सामने आता है कि तमिलनाडु में अब 2 नहीं 3 और लेफ्ट को जोड़े तो 4-5 सीपीआई सीपीएम सब जोड़ के, यानी एक और नई पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रही है। इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, यह तमिलनाडु का मैसेज है कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है। उसने बैलेंस किया, उत्तर में बंगाल में बीजेपी की जो भी जिस किस्म से भी जीत हुई है, जिस किस्म की भी राजनीति है, उसको भी बैलेंस किया और इंडिया गठबंधन को मजबूत किया। अब यहीं पर पैदा होती है वो बात जो आप चर्चा कर रहे थे कि दक्षिण में 130-31 सीटें हैं और उसका राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत महत्व रहेगा जब कभी भी सरकार बनाने की बात आएगी। और दक्षिण के में जो कांग्रेस का फुटप्रिंट है, इंडिया गठबंधन का फुटप्रिंट है, वो बहुत स्ट्रांग और क्रमशः स्ट्रांग होता जा रहा है, जो बीजेपी के लिए चिंता की बात है। क्योंकि उसके अश्वमेध यज्ञ तथाकथित अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो है उसको रोकने का काम जो है दक्षिण से हो रहा है, ऐसा हमें दिखता है। इसके अलावा इसी चीज को रोकने के लिए बीजेपी परेशान थी कि राजभवन का इस्तेमाल करके कैसे भी इस घटना को होने से रोका जाए, लेकिन यह घटना रुकी नहीं। इसमें राहुल गांधी की बात न करें तो बात पूरी अधूरी रह जाती है, क्योंकि तमिलनाडु में ओथ सेरेमनी के हीरो अगर थे तो मुख्यमंत्री को छोड़ करके राहुल गांधी ही थे। और राहुल गांधी इसलिए भी हीरो थे कि पूरा देश हीरो के साथ सेल्फी खिंचाता है और हीरो राहुल गांधी के साथ सेल्फी खिंचा रहा है, इसलिए भी राहुल गांधी हीरो हैं। वो ऑब्वियस है, उन्होंने वो ऐसा सम्मान दिया भी। निश्चित रूप से एक तकनीकी और एक नैतिकता वाली बात थी। मैंने उस समय सोचा भी कि राहुल गांधी भाषण नहीं देंगे, और भाषण नहीं देंगे इसके पक्ष में मेरे मन में जो बात आई थी वो यही कि राहुल गांधी ने और थलपति की पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा है, तो वो नैतिक रूप से उस भाषण में जो विजय का वातावरण है और ओथ सेरेमनी है उसमें वो भाषण नहीं देंगे, ये मुझे अपने अंतर मन से लगता था और वो हुआ। और लेकिन वहां उनकी मौजूदगी जो है ये राहुल गांधी की पहल पर जरूर है, लेकिन विजय थलपति के इच्छा और राजनीति करने के भावी जो तौर तरीके होने वाले हैं उसमें उनको राहुल गांधी का साथ नजर आता है। वो कांग्रेस के पास साथ ज्यादा निकट आते हैं। और तमिलनाडु की सियासत में जो द्रविडियन पॉलिटिक्स रहा है उसके बीच में जो स्पेस था उस स्पेस को विजय थलपति ने भरा है, जिस स्पेस के लिए कांग्रेस भी लड़ती रही है और बीजेपी भी उसी स्पेस में घुसने का प्रयास कर रही थी। तो कांग्रेस के लिए यह अच्छा है कि उस स्पेस में बीजेपी के दरवाजे बंद हुए हैं, ये कांग्रेस के लिए अच्छा है और पूरे इंडिया गठबंधन के लिए अच्छा है। तो इसलिए तमिलनाडु का महत्व इस 5 राज्यों में चुनाव नतीजे को देखें तो सबसे ज्यादा उभर करके सामने आया है तमिलनाडु का महत्व, और उसने परिस्थिति ने बनाया। हमने नहीं सोचा था कि तमिलनाडु में जीत हार का इतना बड़ा महत्व इस्टेब्लिश होगा, ये हम पहले नहीं सोचा करते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बंगाल में जो जीत का महत्व बीजेपी के लिए जो है उसी तरीके से तमिलनाडु में जीत का महत्व इंडिया गठबंधन के लिए है, कांग्रेस के लिए है, ये मैं साफ तौर पर देख रहा हूँ। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। आप आगे बढ़ते हैं, जरा आता हूं फिर से स्वामी जी आपके पास। स्वामी जी, यहाँ से आप कौन सी तस्वीर, कैसी तस्वीर देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के, अगर आगे की सियासत को देखा जाए तो, और यहाँ पर कहाँ बीजेपी को देखते हैं, कहाँ इंडिया गठबंधन को देखते हैं आप? देखिए राजीव जी, मैं तो ये देखता हूं कि भारत का एक हिस्सा है जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा रूल्ड है, जहां डबल इंजन की सरकार है, और इंडिया गठबंधन की कई जगह सरकार है। लेकिन इस नई सरकार में एक अलग बिंदु है। देखिए, जो विश्व भारत को जिस दृष्टि से देखना चाहता था, महात्मा गांधी के भारतवर्ष को देखना चाहता था, एक शांति प्रिय, पूरे विश्व के अंदर शांति का संदेश देने वाले भारत को देखना चाहता था। मुझे अफसोस है कहने में, वो हमें हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना में तो थोड़ा दिखाई दिया, तेलंगाना में तो दिखाई पड़ा,
रेवंत रेड्डी ने भी वो काम किया। और आपको अब खबर मिली होगी, फार्मर्स का सुसाइड तेलंगाना के अंदर ऑलमोस्ट 0 हो गया है। अब तेलंगाना के फार्मर जो है सुसाइड नहीं करते। और केरला के अंदर आपको पता होगा, इस मामले में वामपंथी सरकार का भी मैं बिल्कुल विशेष उनका वो धन्यवाद करूंगा। आज के तारीख में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है केरला के अंदर 0 है। केरला के अंदर एक्सट्रीम पॉवर्टी का दूर हो जाना और तेलंगाना के अंदर वहां पे आत्महत्या का बंद हो जाना। देखिए, बाकी सरकारों को जो उदाहरण पेश करना था, जो अमलेंदु जी कह रहे थे, ये विजय की सरकार के सामने एक चुनौती है कि इनको एक उदाहरण पेश करना है। और देखिए राजीव जी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, अगर हमारे देश में भ्रष्टाचार रुक जाए, केवल भ्रष्टाचार रुक जाए, हमारे देश के अंदर 50% पैसा भ्रष्टाचार में जाता है। और इसके लिए कोई बहुत बड़े उदाहरण लेने की आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स क्या और बड़े बड़े मंत्रियों क्या, जो साइकिल से चलते थे, वो 5-5, 6-6 फॉर्च्यूनर लेके चलते हैं। अब बड़े बड़े उनके आलीशान बंगले होते हैं, एक एक आदमी की 25-25, 30-30 प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर विजय केवल इस चीज को रोक लेंगे, और एक चीज और मैं बहुत ज्यादा उत्साही हूं, देखिए, जो विश्व देखना चाहता था भारत के रूप को, उसे अब तमिलनाडु में दिखाई पड़ेगा। शांत प्रिय प्रदेश, कोई झगड़ा टंटा नहीं, सरकार बदल गई। जैसे हमारे देश में 70 साल तक ये हुआ, जो पहले कहते थे ना वो मोदी जी के भक्त गण की, 70 साल में ये नहीं हुआ। 70 साल में भारत के अंदर कभी हिंसा नहीं हुई। सत्ता बदल गई, लोगों ने दे दी सत्ता, नए लोगों ने ले ली, अटल जी ने भी दी, इंदिरा जी ने भी, सबने दे दी, कोई हिंसा फसाद नहीं हुआ। बंगाल में आप फसाद देखिए, सत्ता में आने के बाद किस प्रकार का फसाद वहां पे हो रहा है। तो जो विश्व देखना, देखिए, विश्व ये जानता है कि भारत एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहां उसको इंडस्ट्री लगानी है। तमिलनाडु के अंदर विजय ने 24 घंटे के अंदर ये दिखा दिया, तमिलनाडु वो प्रदेश बनने वाला है जहां शांति होगी, ट्रैंक्विलिटी होगी, बदले की भावना नहीं होगी। और मैं आपको ये बिल्कुल एक वो दे सकता हूं, देखिए, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट चाहता है शांति, झगड़े टंटे नहीं चाहता। बंगाल में कौन जाके इंडस्ट्री लगाएगा? कहीं आप जो है कह रहे हैं कि हम इनका काम नहीं करेंगे, इन्होंने हमें वोट नहीं दिया, कोई कहेंगे इन्हें मैं फेंक दूंगा, उठा दूंगा, मार दूंगा, काट दूंगा, इस तरह की चीजों में कौन इंडस्ट्री लगाएगा? लेकिन तमिलनाडु के अंदर अब आप देखिएगा एफडीआई इन्वेस्टमेंट, अब आप देखिएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन। और अगर वहां एफडीआई इन्वेस्टमेंट होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, बच्चों को नौकरियां मिलती हैं। बच्चों ने तमिलनाडु के अंदर विजय को इसीलिए जिताया है कि उन्होंने देखा ये युवा जो है, ये युवा क्रिश्चियन, हिंदू, मुसलमान की बात नहीं करता है। और ये बात सही बता रहा हूं राजीव जी, मेरे दिल में इतनी खुशी हुई, वरना ये भारतीय जनता पार्टी की अगर राज्य होता और वो कोई ऐसा नाम लेता जो क्रिश्चियन नाम होता, तो यहाँ पे जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो जाते। वहां 80% हिंदू लोग होंगे उस ऑडियंस के अंदर, और उन्होंने जैसे नारे लगाए हैं एक क्रिश्चियन बालक के लिए, ये एक शुभ संकेत है। और तमिलनाडु के अंदर इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा अगले 5 साल के अंदर, आप देख लीजिएगा, बाकी प्रदेश तरसेंगे कि उनके पास ऐसा नेता नहीं। जी जी, प्रशांत जी, नरेंद्र मोदी साहब ने जो आज भाषण दिया है, जनसभा को संबोधित करते हुए सुने होंगे, कांग्रेस की पहचान आज एक परजीवी पार्टी की बन गई है, और इसलिए वो पहला मौका मिलते ही अपने साथियों के साथ ही विश्वासघात करती है। इसीलिए कहा जाता है कोई ऐसा सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। अभी तमिलनाडु में ही देखिए, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ नरेंद्र मोदी का ये भाषण। अभी तमिलनाडु में ही देखिए, 25-30 साल से कांग्रेस का डीएमके के साथ घनिष्ठ संबंध था। जैसे ही सत्ता का खेल कहीं और मुड़ गया, तो सत्ता की भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही डीएमके की पीठ में छुरा घोंप दिया। ये है सारी बातें नरेंद्र मोदी की जो आज कह रहे थे। हालांकि उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं नए सीएम तमिलनाडु के विजय को, शुभकामनाएं दी हैं, और उन्होंने लिखा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर सी जोसेफ विजय को बधाई, उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं, इतना ही लिखा है उन्होंने। और इसके अलावा केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए काम करती रहेगी। ये दूसरी लाइन है। प्रधानमंत्री का ये 2 ट्वीट, इसके क्या मायने हैं ज़रा ये बताइए। और बाकी तो देश की सियासत और उस पर तो बात कर ही रहे हैं हम। देखिए, प्रधानमंत्री का जो ये बयान है, ये मतलब मुझे कोई हैरानी नहीं है, लेकिन वो प्रधानमंत्री जैसे पद का बयान होना चाहिए, वो नहीं है।
ये इंटायर पॉलिटिकल साइंस है। और हम लोग तो ग्रो किए हैं राजीव जी, आपने भी देखा होगा कि प्रधानमंत्री के भाषण में हम ये देखते थे कि प्रधानमंत्री किन लेखकों को, किन दार्शनिकों को कोट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर की एक लड्डू की दुकान का नारा है कि ठग्गू के लड्डू ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं, उसको कोट कर रहे हैं। आप देखिए विद्वता यही दिखाई दे रही है कि आपको कोई लेखक, कोई दार्शनिक, कोई चिंतक नहीं मिल रहा है कोट करने के लिए। आप कहाँ से ला रहे हैं? कानपुर की एक लड्डू की दुकान का नारा लेकर आ रहे हैं। कितने शर्म की बात है। प्रधानमंत्री से बच्चे लोग सीखते हैं। हम लोग जब ग्रो हो रहे थे तो प्रधानमंत्री या नेहरू की स्पीचेस को सुनते थे, पढ़ते थे कि उन्होंने किसको किसको कोट किया है, कौन कौन से उदाहरण दिए हैं, कौन सी जनरेशन नरेंद्र मोदी को वो ये सीख मिलेगी। ठग्गू के लड्डू का नारा आप दे रहे हैं अपोजिशन के लिए। यही सवाल है राजीव जी, जो चिंता का विषय जो दक्षिणपंथी राजनीति है भारत में, उनके जो थिंक टैंक हैं उनके सामने होना चाहिए। देखिए आरएसएस जो है वो राजनीति करती है मनुवाद की, और मनुवाद का इतिहास हम जानते हैं कि पुराना है। वो अनैतिक है, उसमें जातिवाद है, उसमें हिंसा है, उसमें प्रताड़ना है, उसमें शोषण है, और उसी का परिचायक जो है वो आरएसएस के या बीजेपी के कार्यशैली में दिखाई देता है। बिल्कुल सामंतवादी तरीका। आप देख लीजिए फर्क कहाँ है। तमिलनाडु में जीत हुई, कैसा अपोजिशन और रिश्ते कैसे अपोजिशन और सरकार में। क्या केरल में कांग्रेस पार्टी जीत गई तो क्या वो सीपीएम के या वामपंथी पार्टियों के दफ्तरों में आग लगा रही है? क्या वहाँ हत्याएं हो रही हैं? इनर पार्टी चीजें चल रही हैं, वो होती है, वो तो स्वाभाविक है। लेकिन ये सब नहीं हो रहा है। जहाँ बीजेपी जीती वहाँ क्या हो रहा है? तो ये फर्क है, और ये उनके जो थिंक टैंक उनको सोचना चाहिए। देखिए आरएसएस के ऊपर दो बड़ी तोहमत हैं। वो दो पाप वो धो नहीं पाते हैं, और तमाम तरीके से पूरी दुनिया में और भारत में अपनी स्वीकार्यता को बनाने के लिए वो मेहनत करते हैं बेचारे, कि नागपुर में इसको बुला लो, कोई प्रणब मुखर्जी को बुला लो, कोई किसी को बुला लो, क्योंकि आपसे आपके इतिहास में अपराध हुए हैं। पहला अपराध कि आप जो है वो आज़ादी के आंदोलन में शामिल नहीं हुए, आप अंग्रेज के साथ खड़े हो गए, अंग्रेज से माफिया मांगी, बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई, तमाम सारे। उसके बाद गोडसे, और इन सब अपराध बोध से आरएसएस निकलने की कोशिश करती है। और उसी राजनीति को अब आप देखिए कि क्या हो रहा है बंगाल में या असम के। अब वो हेमंता बिस्वा भी दोबारा बनेंगे मुख्यमंत्री, तिवारा बनेंगे। दोनों भ्रष्टाचार के आरोप से निकले हुए मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, भ्रष्टाचार के आरोप किसने लगाए? ना आपने लगाए ना हमने लगाए। भ्रष्टाचार के आरोप उन्हीं लोगों ने लगाए जिन्होंने इनको मुख्यमंत्री बनाया। वो तमाम वीडियो घूम रहे हैं सोशल मीडिया पे कि कैश लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि कैश लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जिसको कैश लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, बता रहे हैं अमित शाह, उसी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। यही हाल हेमंता बिस्वा का है। तो एक तो चुनाव में धांधली करके, एसआईआर करके, जो चुनाव आयोग का एडवाइज़र है वो ऑब्जर्वर है, उसी को सरकार का एडवाइज़र बना के सुब्रत गुप्ता को, तमाम ऐसी शुरुआत वहाँ पे हुई है बंगाल में कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, अनैतिक भी है। सरकार कैसे बनी है, पार्टी कैसे जीती है, उस पर बड़े सवाल हैं। और 27 लाख लोगों को काट के, वोटर को काट के आपने जीत हासिल की है। तो ये आरएसएस के लिए मुश्किल की बात है। मुश्किल ये है कि इतिहास आपको उसी तरह रंगेगा जैसे अभी तक आपको इतिहास रंग रहा है। आरएसएस की तरफ से कोशिश ये होनी चाहिए थी कि अब वो
कम से कम ऐसा काम ना करे कि भविष्य का इतिहासकार भी उनको कोसे। लेकिन आरएसएस की नियति ये है कि वो जो मनुवाद की पॉलिटिक्स है उसमें नैतिकता साथ में हो ही नहीं सकती। ये आरएसएस के जुड़े हुए विचारकों को सोचना है कि क्या हमेशा हम अनैतिक तरीके से ही होंगे। आप देखिए महाराष्ट्र में सरकार कैसे बनी है, पार्टियों को तोड़ के, सिंबल को तोड़ के, चुनाव आयोग को साथ में लेके घपले करके सरकार बनी। यही आपने हरियाणा में किया। तो ये संदेश जा रहा है कि बीजेपी बिना अनैतिक ढंग से काम किए हुए, बिना हिंसा के, बिना हिंदू मुसलमान किए, बिना नफरत की बात किए बीजेपी राजनीति नहीं कर सकती। बीजेपी में विजय नहीं हो पैदा हो सकता। बीजेपी में हिमंता बिस्वा ही होंगे, अधिकारी ही होंगे, योगी आदित्यनाथ ही होंगे कि बुलडोजर चला दूंगा, 80-20 करूंगा। तो ये बीजेपी और आरएसएस के चिंतकों को सोचना है कि क्या भविष्य का जो समाज होगा, क्या भविष्य के समाज के साथ उनका तालमेल बैठ पाएगा। मुझको तो लगता है कि बड़ा मुश्किल रास्ता है। जी भले अभी जीत की खुशी है, आप गिना सकते हैं कि कितने मुख्यमंत्री हैं और वो ग्राफिक बन सकता है कि कितना भारत भगवा हो गया है, लेकिन जब समाज वापस बदलेगा, जैसा तमिलनाडु का समाज है वैसी समाज अगर उत्तर भारत का ही बनेगा, तब आपको लोग नहीं मिलेंगे, तब आपको अपनी पार्टी में विजय नहीं मिलेंगे। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ज़रा प्रेम कुमार जी आपके पास आता हूँ, फिर अमलेंदु जी आपके पास। प्रेम कुमार जी, अभी एक खबर ये भी देख रहा हूँ कि जो रील बनाते हुए तस्वीर है राहुल गांधी को गमछा पहनाते हुए, पीला शॉल जो भी कह लें, वो तस्वीर है, इसको मेटा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम से हटा दिया है। सोशल मीडिया पे काफ़ी लिखा जा रहा है, यानी राहुल गांधी और विजय की मुलाकात और उस को रील के रूप में फेसबुक और ट्विटर पे दिया गया और उसको हटा दिया गया। और काफ़ी लोग लिख रहे हैं उस पर और लिखेंगे भी, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर आप सेंसर करने लगें और बिल्कुल जानबूझकर विपक्ष के नेताओं की तस्वीरें हटाने लगें इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, तो लोग लिखेंगे और कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से जनता के बीच जाएगी, बदनामी होगी। ये जो तरीका है, ये ज़रा बताइए मुझे, इस तरीके से क्या हासिल करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि ये आदेश होता है, सरकार जिसकी, सत्ता जिसकी है, उसके आदेश से ये सब होता है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ दूसरा है। एक बात तो ये, और चूंकि आप भुक्तभोगी हैं इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात यहाँ पे महत्वपूर्ण ये भी हो जाती है कि जब दक्षिण भारत की सियासत की बात आती है तो उत्तर भारत की सियासत और दक्षिण भारत की सियासत में इतना फ़र्क क्यों आ जाता है कि दक्षिण भारत की सियासत में अभी तक पांव पसार नहीं पाई है भारतीय जनता पार्टी, और उत्तर भारत की सियासत में अब तो पश्चिम बंगाल भी लूट ली भारतीय जनता पार्टी ने। क्या फ़र्क? जी राजीव जी, हमने जब पहली बार जब बात रखी थी तो हमने यही बात रखी थी, वहाँ उसी की ये अगली कड़ी है जो आप उदाहरण रख रहे हैं। वो हमने ये कहा कि तमिलनाडु की जो सियासत है वो भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में जीत और उससे जो उत्पन्न उन्माद और तौर तरीके और नैरेटिव डेवलप करने की का जो प्रयास है उसको ये बैलेंस करता है। तो ये जो बैलेंस करता है ना, इससे बेचैन है बीजेपी। तो इसको कैसे रोका जाए? देखिए, इसको और एक उदाहरण से मैं पुष्ट करता हूं। कल जैसे ही ये तय हुआ कि बीसी के 4 बजे बैठक करेगी और तमिलनाडु इसको विजय को समर्थन देगी, या आईयूएमएल ने फैसला ले लिया, उसके तुरंत बाद क्या क्या घटनाएं हुई। तो शपथ ग्रहण के जवाब में एक और शपथ ग्रहण होना चाहिए, तभी तो मीडिया का अट्रैक्शन बटेगा और आपको उस बात पे चर्चा नहीं होगी कि तमिलनाडु पे चर्चा ना हो, कहीं और चर्चा हो। तुरंत योगी आदित्यनाथ जाकर के 6 बजे राज्यपाल से मिलाए, आनंदीबेन पटेल से, और आज मंत्रिपरिषद विस्तार का एक शपथ ग्रहण रख लिया। पूरी मीडिया उसमें 3 बजे से लगी हुई है। और उधर विजय थलपति की जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ
उसमें इतनी ज्यादा लोगों में क्यूरियोसिटी थी, उत्साह था। लगे हाथ में बता दूं कि आपने मुझे भुक्तभोगी जो बताया वो चीज यहाँ जुड़ती है कि मेरा चैनल प्रणाम इंडिया जो 21 अप्रैल को रिमूव कर दिया गया था और चुनाव के ठीक अगले दिन वो वापस आ गया। ठीक है, हालांकि वो अब भी संघर्ष से गुजर रहा था, लेकिन आज के दिन जब हमने तमिलनाडु की घटना को लाइव किया 2 घंटे 9:15 से 11:15, तो आपको यकीन नहीं होगा, हमारा तो बहुत छोटा चैनल है, लेकिन 2,27,000 लोगों ने उसको देखा। 2,27,000, 12,000 लाइव पर देख रहे थे। कारण कि मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि बाकी चैनल्स में भी देखिए, सोशल मीडिया में सब में तमिलनाडु की घटना को देखने की होड़ थी। लोग हमसे लिख लिख करके बोल रहे थे कि काश आप इसको तमिल वाली भाषा को हिंदी में आप तर्जुमा कर देते, अनुवाद कर देते तो हमें अच्छा होता। ये जो बातें चल रही थी, माने ऐसा, इसका मतलब क्या है, उत्तर भारत के लोग भी उतनी ही क्यूरियोसिटी से देख रहे थे जितना दक्षिण भारत के देख रहे थे। तो तमिलनाडु का जो ये इम्पैक्ट है, किसी ने फैलाया नहीं है, राहुल गांधी ने जाके और विजय थलपति ने जाके अपने आप फैला है। और बीजेपी का जो इम्पैक्ट होता है उसको पूरी गोदी मीडिया मिलके फैलाती है, उसके बाद भी इसका मुकाबला नहीं कर पा रही है। तो इसके लिए अब क्या किया जाए? तो सोशल मीडिया के साधनों को नियंत्रित करिए, एक्स को कंट्रोल करिए, फेसबुक को कंट्रोल करिए, यूट्यूब को कंट्रोल करिए, रीच कंट्रोल करिए, कभी किसी को डिलीट ही करवा दीजिए, कभी किसी को कुछ कर दीजिए। ऑफिशियली अनऑफिशियली दोनों तरीके से चीजें हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो घटनाएं घट रही हैं, एक झूठ की सत्ता के खिलाफ, एक तानाशाही की सत्ता के खिलाफ, एक फांसीवादी चरित्र ले रही सत्ता के खिलाफ, उन घटनाओं से सत्ता चिंतित है। जब राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी को जाना ही होगा और कांग्रेस हराएगी अमित शाह और मोदी को, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, 3 दिन पहले की बात है, उन्होंने हरियाणा में कहा था। तो वो जिस विश्वास से बोल रहे होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ये विश्वास कहां से आ रहा है, लेकिन इनको समझ में आता है कि राहुल गांधी जो बोलता है वो सच होकर रहता है। यानी राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उसका डर उनमें घुस रहा है, और उसका डर ही है जिस कारण से ये तमिलनाडु की घटना को सेंसर किया जा रहा है कि वो लोगों तक नहीं फैले। अब इसका संदेश इतना गहरा और व्यापक है कि भाई सेकुलरिज्म इस देश की आत्मा है। सेकुलरिज्म को हम नए युग हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। सोशल जस्टिस जरूरी है देश में। ये दोनों बातें राहुल गांधी के पूरे संघर्ष यात्रा का केंद्रीय विचार बिंदु है, जहां से सारी चीजें प्रस्थान करती हैं। वो अगर तमिलनाडु में जिंदा हो रही हैं तो इसका मतलब है कि वो बात जो मिर्ची लगी है आज नरेंद्र मोदी को, जो आज आप पढ़ करके सुना रहे थे कि ये डीएमके को धोखा दे रहे हैं। अरे एक सरकार तो बनाई है ईमानदारी के साथ में, और इस दुख नहीं है, मोदी को ज्यादा दुख है। अरे आपने कितनी सरकारें चुरा ली भाई। उत्तराखंड में तो कोर्ट ने सरकार बहाल कर दी थी कांग्रेस की, ये हुई। गोवा, भाई छोटे छोटे राज्य, मध्य प्रदेश, अब हम याद कितना करें, याद भी तो नहीं रहता है, इतने कुकर्म इन्होंने किए हैं। तो वो बहुत अच्छा था, लेकिन राहुल गांधी ने विजय के साथ मिलकर सरकार बना ली, तो ये ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। अरे भाई, मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी की पार्टी ने, ऐसा कोई गठबंधन नहीं जिसका चीर फाड़ आपने किया नहीं। गठबंधन के घटक दल एनडीए में ऐसा कोई सहयोगी दल नहीं जिसका आपने चीर फाड़ किया नहीं। शिवसेना का कर दिया, एनसीपी को उसी तरह से तोड़ा, आप लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ दिया, आपने हर किसी को तोड़ा है। अपनी पार्टी के भीतर अपने विरोधियों कर रखा है। स्मृति ईरानी ऐसे ऐसे प्रणाम करती हैं और वो अनदेखा करके निकल जाते हैं। ये भी देख रहा है ना, देश देख रहा है इस चीज को। कभी स्मृति ईरानी उनके लिए, गांधी परिवार को गाली दिलाने के लिए एक मुंह होती थी, गांधी परिवार को गाली दो, किसी भी हद तक गाली दो।
कल को ये अनुराग ठाकुर को भी नहीं पूछेंगे, वक्त आएगा उनका भी, दूसरे का भी, कभी गाली दो, जितना गोली मारो करवा लीजिए, लेकिन वो भी वक्त आएगा। तो आपने क्या किया है उस पर ध्यान हटाने के लिए आप राहुल गांधी और कांग्रेस, इसको आप इतिहास है, राजनीतिक इतिहास है, तो उसमें ऐसी बातें होंगी जिसमें हमारा डिफरेंट, उसको अवसरवाद भी बोल सकते हैं, आप बहुत सारी बातें बोल सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को क्या हक है बोलने का, जो दिन रात इसी चीज में डूबे हुए हैं, जो दिन रात आप अपने सहयोगी दलों के साथ धोखा करते हैं, गठबंधन में धोखा करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं। ईडी अभी तो पंजाब करा रहा है, आम आदमी पार्टी के हर नेता के घर में ईडी और सीबीआई ही जा रही है, क्योंकि पंजाब में चुनाव आने वाला है। जहां चुनाव आने वाला होता है, इससे पहले बंगाल में ईडी सीबीआई भेजने लगे थे, वो आप भेजने लगते हैं, तो वहां से आप ध्यान हटाने के लिए आपकी बात पर कौन भरोसा करेगा? कांग्रेस ठग रही है। कांग्रेस ने पहली बार, बहुत सारे लोग कहते हैं कांग्रेस ने पहली बार एक बुद्धिमत्तापूर्ण काम किया है कि वो इंडिया गठबंधन का धर्म संकट से थोड़ी सी ब्रैकेट तोड़ करके उन्होंने विजय का हाथ थामा है। और थोड़ा सा हम इसलिए बोल रहे हैं, चुनाव से पहले भी तो अवसर था भाई, विजय थलपति उनसे कांग्रेस से बात कर रहे थे, राहुल गांधी से बात कर रहे थे कि आप लोग मिलकर लड़ते हैं, लेकिन उस समय राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन का धर्म देखा। 22 सांसद हैं डीएमके के, हमको दिल्ली में लड़ना है, बहुत सारे बिल आ रहे का सवाल है, वहां कॉम्प्रोमाइज किया और अपने हितों का नुकसान, कांग्रेस ने अपने राजनीतिक हितों का देश के लिए नुकसान किया। यह है तमिलनाडु की सियासत। आज जब जनता ने विजय थलपति को दिया बहुमत और कुछ सीटें कम हो गई, तो कांग्रेस का कर्तव्य था कि उस गलती को सुधारिए, जो आप देश हित में तब जो कर रहे थे, आज तमिलनाडु के हित में ये करना जरूरी है। तो तमिलनाडु के हित में और राजनीति के हित में भी ये करना जरूरी था। और देश में जो मैसेज जा रहा है उसी से मोदी डरे हुए हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा मिर्ची मोदी को लग रही है। जी अमलेंदु जी, क्या कहेंगे आप इस पे? नरेंद्र मोदी क्यों परेशान है? राजीव जी, नरेंद्र मोदी का परेशान होना स्वाभाविक है और नरेंद्र मोदी की परेशानियां बढ़ रही हैं। नरेंद्र मोदी को लग रहा है जीत भले ही लिया हो बंगाल, लेकिन नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि बंगाल जनता ने नहीं जिताया है, ज्ञानेश कुमार ने जिताया है। और तमिलनाडु में भी जो ज्ञानेश कुमार के जरिए खेल करना चाहते थे, वो खेल पूरी तरीके से हुआ नहीं, बल्कि वो देखा जाए ताकत मिल गई कांग्रेस को। चले थे आप कांग्रेस मुक्त भारत करने के लिए, और एक राज्य में आपने और जो है कांग्रेस को मजबूती दे दी। और जो प्रेम कुमार जी कहना है, बिल्कुल सही कहना है कि भाई चुनाव से पहले भी गठबंधन तोड़ा जा सकता था डीएमके के साथ, जबकि डीएमके जो था उसने मतलब कोई अपमानित करने में कमी नहीं छोड़ी थी चुनाव से पहले भी कांग्रेस को, लेकिन उन्होंने नहीं किया। हालांकि मेरा अपना मानना ये है कि कर लेना चाहिए था, क्योंकि डीएमके भी पहले जो है 2 सरकारें गिरवा चुका है। भाई यूनाइटेड फ्रंट की सरकार तो राजीव जी गई ही इसी बात पे थी कि कांग्रेस कह रही थी, सीताराम कैसी कह रहे थे कि जैन कमीशन की रिपोर्ट आई है, डीएमके को निकाल के बाहर करो, और इंद्र कुमार गुजराल नहीं माने और सरकार चली गई। और उसके बाद जब 1999 में जो है यही डीएमके चली गई एनडीए में, और फिर जब करुणानिधि से पूछा गया तो कहा गया कि हमने लिखित में गारंटी ले ली है एनडीए से कि यहाँ जो है वो सांप्रदायिक अपनी नहीं करेंगे। उसका फिर 2013 में तोड़ा इन्होंने गठबंधन। तो ये तो गठबंधन की जिसकी अपनी है, ठीक है, कांग्रेस की है कि बड़ा गठबंधन हो, राष्ट्रीय स्तर पे बड़ा गठबंधन हो, लेकिन कल भी मैंने यही बात कही थी कि भाई राज्यों की राजनीति अलग है, वहां गठबंधन के स्वरूप दूसरे हो सकते हैं। दिल्ली में आकर गठबंधन का स्वरूप दूसरा होगा। आप वहां डीएमके के विरोधी भी हो सकते हैं, डीएमके के समर्थक भी हो सकते हैं, किसी के भी आप विरोधी समर्थक हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली में आकर एक वृहद मोर्चा बनाना पड़ेगा। और ये क्षेत्रीय दलों को भी समझना पड़ेगा कि भाई दिल्ली में आकर आपको एक वृहद मोर्चे के अंदर ही रहना होगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ दिल्ली में आकर राज्य की राजनीति को अगर आपने यहाँ दिल्ली में आकर करने की कोशिश की, तो उसका नुकसान आपको ही राज्यों की राजनीति में जाकर उठाना पड़ेगा, जो आज ममता बनर्जी को उठाना पड़ रहा है। कि जिस तरीके से आप इंडिया गठबंधन में अलग अलग दिखाई पड़ती थी, अब वो कुछ अखिलेश यादव भी दिखाई पड़ते थे, लेकिन अखिलेश यादव थोड़ी समझदारी वाली बात कभी कभी कर देते हैं, जब आती होगी समझ तब कर देते होंगे, तो वो अलग मसला है। लेकिन मुझे लगता है राजीव जी कि ये जो है तमिलनाडु में जो नई सरकार बनी है, इसको भी तो काफी पहले देखना होगा। नई सरकार है, ठीक है, आईआईटी वाले पढ़े लिखे लोग आए हैं और इंजीनियर आए हैं, तो पढ़े लिखे लोग ही राजीव जी, ऐसा नहीं है देश चलाते हैं, बिना पढ़े लिखे लोगों ने भी ये देश चलाया है, अच्छे से चलाया है।
ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोगों के पास ही देश चलाने की क्षमता होती है। सवाल ये है कि आपके पास देश को समझने की क्षमता कितनी है। आईआईटी से निकले हुए तो अरविंद केजरीवाल भी हैं, लेकिन आप देख लीजिए राजनीति का क्या हासिल किया अरविंद केजरीवाल ने। मोदी जी अगर आज दिल्ली पे काबिज हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा दोषी तो अरविंद केजरीवाल हैं, आईआईटी से पढ़कर आए हुए, आंदोलन चलाए हुए। तो आईआईटी जो है वो इस बात का पैमाना नहीं है कि राजनीति सब ठीक हो जाएगी। तो ये आईआईटी से आना एक अलग मसला है, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, पढ़े लिखे लोग हों तो थोड़ा जिम्मेदारी रहे। तो युवा वर्ग जो उसको लगता है कि पढ़ा लिखा आएगा तो राजनीति में सब कुछ ठीक ठाक करेगा, तो ये सोच है, तो उस हिसाब से है। लेकिन सवाल यही है कि अब आपको तमिलनाडु में काम करके दिखाना होगा। संकट जो सामने होगा वो यही होगा कि आपको राजनीतिक अनुभव नहीं है और दो घाघ पार्टियां आपके विपक्ष में हैं, वो आपको हर कदम पर मतलब नीचे गिराने की कोशिशें करेंगी। तो आपको अब अनुभव जो लेना होगा, तो आपको वो अनुभव और सलाह जो है वो कांग्रेस से लेनी पड़ेगी। मुझे राजीव जी ऐसा लगता है, तो कांग्रेस की भी अभी जिम्मेदारी बनती है कि जो नई सरकार हो उसको, खासतौर से खड़गे जी जो हैं वो काफी ज्यादा अनुभवी हैं, और वो जो है अब नई सरकार जो है उसको अपना दे मार्गदर्शन, नई सरकार भी ले अपना। अब राहुल गांधी के साथ आज जो केमिस्ट्री दिखाई पड़ रही थी विजय की, उससे लगता है कि भाई मिलजुल कर बहुत सारे काम होंगे, और अगर अच्छे काम होंगे तो उसका प्रभाव राजीव जी देश की राजनीति पर भी पड़ेगा, तमिलनाडु पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। प्रशांत जी, एक सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि विजय के साथ लोग लगातार कह रहे हैं कि विजय के साथ जाने के कारण कांग्रेस पार्टी का डीएमके के साथ रिलेशन खत्म हो गया। क्या इससे अब इंडिया गठबंधन में से डीएमके को बाहर जाते हुए हम देख रहे हैं? देखिए, सिचुएशन तो कॉम्प्लेक्स है, वो इतना आसान नहीं है कि कल वो कुछ और, क्योंकि इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियों से डीएमके के संबंध अच्छे हैं और तमिलनाडु में एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन पैदा हो गई है। तो निश्चित तौर पे इसका आसान समाधान नहीं है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि इंडिया गठबंधन में वो पार्टियां भी हैं कि जो केरल में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। वामपंथी दल और कांग्रेस, वो दोनों इंडिया गठबंधन में पार्टनर हैं जी। पश्चिम बंगाल में जो लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे, तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां और कांग्रेस, वो इंडिया गठबंधन में साथ में है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने चलेगी, इंडिया गठबंधन में साथ में। तो इंडिया गठबंधन स्टेट पॉलिटिक्स में और वहाँ पे अलग अलग तरीके से बिहेव करता है निश्चित तौर पे। लेकिन तमिलनाडु की सिचुएशन थोड़ा अलग है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए क्योंकि विजय का प्रभाव अगले लोकसभा चुनावों में पूरे दक्षिण भारत में होगा। अभी तो उनकी राजनीति की शुरुआत हुई है और बहुत धमाकेदार शुरुआत हुई है। पार्टी का स्ट्रक्चर नहीं है, पार्टी का स्ट्रक्चर बनेगा, सरकार कैसे काम करती है उसका भी असर होगा, और जो उनका स्टारडम है, जो उनकी, और दक्षिण भारत में हम देख चुके हैं कि जो फिल्मी हस्तियां जब राजनीति में आती हैं तो कितना प्रभाव छोड़ती हैं। ये एन.टी. रामाराव, एमजीआर, जयललिता, तमाम लोगों को हम देख चुके हैं। तो विजय का प्रभाव पूरे दक्षिण भारत में पड़ेगा। कांग्रेस ने उसको सही समय पर एक पार्टनर चुना है कि उनके उस वक्त साथ दिया है जब उनके साथ होना जरूरी था, सरकार बनवाई उनकी। तो ये नया चैप्टर है और ये इतना आसान भी नहीं होगा कि डीएमके को समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, तमाम लोग जो इंडिया गठबंधन में है वो डीएमके को चाहेंगे, आरजेडी डीएमके को चाहेगी, क्योंकि उनके संबंध विजय से नहीं है। इसको कैसे इंडिया गठबंधन डील करेगा ये हम देखेंगे तमिलनाडु के मामले में। लेकिन निश्चित तौर पे 29 सीटें बीजेपी की आती हैं दक्षिण भारत से, 29, 19 में भी थी और 24 में भी थी, और ये 29 सीटें मायने रखती हैं। पश्चिम बंगाल में एक जरूर बात होगी राजीव जी, वो बात होगी कि ममता बनर्जी की राजनीति को हम लोगों ने देखा है। अभी उनका मकान की बहुत तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है, और ममता बनर्जी को हमने देखा जब वो दिल्ली में रहती थी, तो आपको मालूम होगा कि पार्लियामेंट के करीब एक एमएस फ्लैट है, एमएस फ्लैट में वो रहती थी।
जब वो रेलवे मंत्री थी, मैं कई बार उनके घर भी गया। एक तखत होता था, एक रेडियो होता था उनके उसमें, और वो अच्छा गाती भी हैं ममता बनर्जी। बहुत से कम लोगों को मालूम होगा कि अच्छा गाती हैं। तो ममता बनर्जी कई बार रिपोर्टर्स की स्कूटर में बैठ के पार्लियामेंट आ जाती थी, मोटरसाइकिल पे। कई बार मैं पार्लियामेंट में देखता था कि किसी के साथ स्कूटर में बैठ के चली आ रही हो, बतौर रेलवे मिनिस्टर भी। कोई एक पुरानी फिएट में आती थी, बहुत बार मैंने देखा। तो ममता बनर्जी की जो राजनीति है, उसकी जो वैल्यूज है, वो चेंज नहीं होने वाली है। और वो ममता बनर्जी फाइटर हैं। वो मुख्यमंत्री के तौर पे तो जैसी थी, लेकिन वो मुख्यमंत्री ना हो तो ज़्यादा खतरनाक है। और ये अगर शुभेंदु अधिकारी ने सरकार ठीक नहीं चलाई और जनता की आकांक्षाओं पर उतरे नहीं और बड़ा आंदोलन अगर खड़ा कर दिया ममता बनर्जी ने, तो जो बंगाल से सीटें इनकी कम होंगी लोकसभा में, उसकी भरपाई साउथ से नहीं हो पाएगी। तो ये 2029 का जो आंकड़ा है राजीव जी, जो राजनीति है, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही। विपक्ष के पास सबसे बड़ा जो चुनौती है इस वक्त विपक्ष के सामने, वो विपक्षी एकता के लिए चिंतित नहीं हूं मैं चुनाव आयोग की चिंता है कि क्या 2029 का चुनाव इसी चुनावी धांधली के तहत होगा। मुझे लगता है कि नहीं होगा। उसके पहले विपक्षी पार्टियां कुछ ना कुछ करेंगी। सुप्रीम कोर्ट से तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन देश की जनता जरूर कुछ ना कुछ करेगी कि ज्ञानेश कुमार वो नहीं कर पाए जो उन्होंने पश्चिम बंगाल में कर दिया। ये शायद आखिरी था। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ होना बाकी है अभी, देखते हैं आने वाले समय में। और एक इतिहास को बनते हुए हम लोग देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक इतिहास ही बन रहा है। पश्चिम बंगाल में वाम दलों के बाद टीएमसी के बाद अब वहाँ पर बीजेपी, जिस भी ढंग से आई हो बीजेपी, और इधर दोनों AIADMK और DMK 50 साल से आदान प्रदान होता रहा, लेकिन अब वहाँ भी TVK जो है, तमिलगा वेट्री कड़गम, इस पार्टी का उदय है और सीधे विजय का वहाँ पर मुख्यमंत्री बनना ये मायने रखता है। राहुल गांधी ने बाजी मार ली है। बहुत कम सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी वहाँ आई, मात्र 5 सीटें हैं, लेकिन आज राहुल गांधी और विजय की अलग जोड़ी दिखाई दे रही थी। जी प्रशांत जी, जिस वीडियो को राजीव जी रोका गया है मेटा में, यानी इंस्टाग्राम और फेसबुक में, उसका 1 घंटे में 22 मिलियन हो गया था व्यूज। तो इस तरीके की हरकतों से आप देश की राजनीति को नहीं बदल पाएंगे। वही चीज़ है। ये वही हरकतें हैं। ये ओछी हरकत है। ये वही वीडियो है जिसमें जो शुरुआत में हमने दिखाया भी है। सबसे शुरुआत में अगर ला सकते हैं तो उस वीडियो को एक बार दिखा दें, दोबारा दिखा दें, क्योंकि उसको रोक रहे हैं तो उसको दोबारा दिखाते हैं। हाँ, ये वीडियो है, देखिए ये वीडियो है। इस वीडियो को रोका गया है। अब इस वीडियो में है क्या, आप लोग हमारे तमाम साथी जो देख रहे हैं, आप इस वीडियो में क्या है, यही है कि राहुल गांधी और विजय दोनों की केमिस्ट्री दिखाई दे रही है। ये पूरा कार्यक्रम और इस वीडियो को रोक दिया गया। यहाँ पर विजय जी, और जो सेल्फी ले रहे हैं वो और वीडियो रोका है। हाँ, ये भी रोका है, ये पूरा वीडियो रोक दिया है पूरा। अब एक जो सेल्फी लेते हुए ये सेल्फी ले रहे हैं, इस देखिए रोक दिया गया। भाई क्या सेल्फी लेने का अधिकार सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही है, और मैं गरीब का बेटा हूं कहने का अधिकार भी सिर्फ नरेंद्र मोदी को है। आज बोल रहे थे कि मैंने भी गरीबी देखी है, विजय कह रहे थे। तो चलिए सोचिएगा आप। लेकिन 1 घंटे में 22 मिलियन देख लिया गया। उसके बाद इस वीडियो को रुकवा दिया गया, ज़्यादा लोगों के बीच ना पहुँचे। चलिए, ऐसे ही होता है, रोकने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन कहाँ तक रोकेंगे। और जनता जब आ जाती है अपने पे तो अच्छे को रोक देती है। चलिए, इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया प्रेम।